गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की पश्चिमीकरण क्या है, उसका अर्थ और विशेषताएं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले जानें कि हमारे भारतीय समाज के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसे पश्चिम के देशों ने प्रभावित किया है। इसे समझने के लिए हम इन क्षेत्रों को प्रमुख तौर पर 3 भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला है व्यवहार संबंधी पक्ष, जिसमें हमारा खान पान है, भाषा है, वेशभूषा है, इन पक्षों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा है ज्ञान संबंधी पक्ष, जिसमें साहित्य है, विज्ञान है, कला है, ये बिंदु इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तीसरा पक्ष है मूल्य संबंधी पक्ष, जिसमें है लौकिकीकरण, समतावाद, समानतावाद, मानवतावाद। ये प्रमुख इन हमारे व्यवहार को या भारतीय समाज के पक्ष को हम प्रमुख 3 भागों में विभक्त करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं पक्ष पर भारतीय समाज के इन विभिन्न पक्षों पर पश्चिम के देशों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसे अब हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन की सभ्यता, ब्रिटेन की संस्कृति का प्रभाव भारत के समाज पर पड़ा है, इससे हम नकार नहीं सकते। हाँ, यह हो सकता है सकारात्मक प्रभाव कम पड़े हों, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़े हों, लेकिन प्रभाव पड़ा है और जिसे हम आज भी अपने जीवन में अपना रहे हैं। जिसमें हम बिंदुओं के माध्यम से अगर इसे हम समझे तो पहला कह सकते हैं सामाजिक जीवन और संस्थाओं पर प्रभाव। जाति प्रथा संस्थाओं के अंतर्गत सबसे प्रमुख भारतीय समाज का अंग रही जाति प्रथा। जाति प्रथा पर पश्चिम का प्रभाव बहुत विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। पहले व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध जाति के आधार पर भारतीय समाज पे देखने को मिलता था। अब पश्चिम के प्रभाव के कारण यह व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध समाप्त हो गया है। खान पान, छुआछूत जैसी भावनाएं भारतीय जाति में देखने को मिलती थी, लेकिन पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। सभी लोग एक साथ मिलकर बैठने लगे हैं, एक साथ खाना पीना खाने लगे हैं। जाति के जो बंधन कठोर थे उसमें शिथिलता देखने को मिलने लगी है। परिवार पर अगर हम प्रभाव देखें, हाँ, परिवार पर भारतीय समाज की, हमारे परिवार की जो व्यवस्था थी वो थी संयुक्त परिवार व्यवस्था, जिसमें 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते थे, एक साथ उनका संपत्ति होती थी, एक साथ वह भोजन, उनका रसोई एक ही होती थी। लेकिन पश्चिमी के प्रभाव के कारण हमारे अब संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार देखने को मिलने लगे हैं। अब मैंने जैसे बार बार मैं आपसे यही बात दोहरा रही हूँ कि अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका आकलन करना हम नहीं कर रहे हैं। केवल हम ये कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है पश्चिम के प्रभाव के कारण। संयुक्त परिवार अच्छे थे या एकाकी परिवार अच्छे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि किसी की कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ उसकी कमियां हैं। और इसी प्रकार चाहे वो एकाकी परिवार हो चाहे वो संयुक्त परिवार हो, संयुक्त परिवार की जो अच्छाइयाँ थी तो उसमें कुछ कमियां भी थी, एकाकी परिवार की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसकी कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन पश्चिमीकरण, जैसा मैंने कहा, एक तटस्थ अवधारणा है। वो केवल परिवर्तन को बताने का कार्य करती है, वो ये नहीं बताती कि परिवर्तन अच्छाई की ओर हुआ है या बुराई की ओर। इसी प्रकार हम कहते हैं कि हमारे समाज की जो परिवार की व्यवस्था थी उसमें भी परिवार में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलने लगे हैं। विवाह संबंधी परिवर्तन, बिल्कुल सच बात है। पहले अपनी ही जाति में व्यक्ति विवाह करता था,
या हम कहें पुनर्विवाह पर प्रतिबंध था, अंतरजातीय विवाह देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन पश्चिमीकरण के कारण इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलने लगी हैं, कोर्ट मैरिज होने लगी हैं। तो ये विवाह में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियां पहले घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी, घर का काम करती थी, लेकिन आज के संदर्भ में या ब्रिटिश प्रभाव के कारण हम कह सकते हैं कि महिलाएं घर का भी काम करती हैं और शिक्षा प्राप्त करके भी अपना व्यक्तिगत विकास करने का कार्य भी करती हैं। तो स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिला है। अब स्त्रियों के ऊपर जैसे कहें कोई भी घर के प्रमुख मुद्दे होते हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उनकी सलाह ली जाती है, और जो महिलाओं के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार होते थे, बाल विवाह हो जाते थे, सती प्रथा देखने को मिलता था, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। तो पश्चिमीकरण के कारण ये चीज़ें देखने को मिलने लगी हैं। आजकल इसे हमारे समाज ने मान्यता प्रदान कर दी है। रहन सहन, खान पान और व्यवहार में अंतर। पहले हमारा हम कहें कि हमारा खान पान अलग प्रकार का था, और आज पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण, जैसे आप सब बच्चे लोगों को पता है कि बच्चे मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने में बहुत विश्वास करते हैं। अगर आप उनसे कहें रोटी सब्ज़ी खाइए, हरी सब्ज़ी खाइए, तो रोटी खाने के नाम तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, दांतों में दर्द होने लग रहा है। तो आज ये खान पान का असर, हम कहते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन और ये नूडल्स, या हम कहें ये मोमोज, ये सब किसकी देन है? पश्चिम के देशों का प्रभाव है, जो हमारे भारतीय समाज पर देखने को मिल रहा है। ये कुछ सामाजिक पक्ष थे। अगर हम राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं तो राजनीतिक पक्ष पर भी बहुत सारा प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिला है पश्चिमीकरण के कारण। पश्चिमीकरण के कारण हमारे यहाँ जो पहले अनेक रियासतें, राजवाड़े थे, वो खत्म हो गए हैं। एक प्रजातंत्र लागू हो गया है, और उस प्रजातंत्र में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, जाति के आधार पर कोई भी अंतर नहीं किया जाता। सबको समानता का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार हमारे प्रजातंत्र ने या राजनीतिक व्यवस्थाओं ने, राजनीतिक सत्ता ने समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को यह सुविधा दी है कि सब अपना विकास करने का कार्य कर सकते हैं। धार्मिक जीवन पे प्रभाव की हम बात करते हैं तो धर्म, भारतीय समाज धर्म के बारे में कहा जाता है कि हमेशा अंधविश्वासी रहा है। वहाँ पर तर्क का कहीं कोई स्थान नहीं था, और बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे जो धर्म के आधार पर हमारे समाज में लंबे समय से चले आ रहे थे। उसका अंत करना अत्यंत आवश्यक था। जैसे देवदासी प्रथा है, या हम कहते छुआछूत है, विधवा पुनर्विवाह निषेध था, मृत्यु भोज है। तो ये कुछ है, मानव बलि हैं, पशु बलि हैं, जो हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन इसका अंत करना आवश्यक है। तो इस पश्चिमीकरण के कारण ये थोड़ा कम देखने को मिला है। शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा तो बिल्कुल मान सकते हैं कि ब्रिटिश काल के कारण भारतीय समाज में शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ है। व्यक्तियों को शिक्षा के महत्व को समझना आया है, और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की नई, चाहे हम कौशल विकास की बात करें या हम एकेडमिक की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों, सब ने अपना शिक्षा के माध्यम से विकास करने का कार्य किया है, और अपनी प्रगति की ओर वो आगे की ओर सदैव अग्रसर रहे हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि पश्चिम का काफ़ी योगदान है, जिसके कारण हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाए हैं। साहित्य पर प्रभाव। साहित्य हमारा लेखन है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, साहित्य, ये सारी चीज़ें हमारी, जिस पर पश्चिम के देशों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि जैसा समाज होता है उसका प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ता है। तो जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें हमें विचारों की स्वतंत्रता जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है कि नई नई तकनीकें हमें सिखाई गई हैं कि कम समय में ज़्यादा कैसे हम पैदावार को कर सकते हैं,
और कैसे उसकी क्वालिटी को बड़ा अच्छा करने का कार्य कर सकते हैं। ये आर्थिक जीवन से संबंधित आधुनिक कौन कौन से यंत्र का हम प्रयोग करके, कैसी खाद, कैसी बीज का हम प्रयोग करके अपनी कृषि को अच्छा करने का कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने ये अच्छी चीज़ भी सीखने का कार्य किया है। ललित कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला ये भी काफ़ी विकसित हुई हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कार्य करता है और वह दूसरे तक देने का कार्य करता है। तो ये बहुत सारे विभिन्न फील्ड हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज व्यवस्था पर देखने को मिला है। थैंक यू बच्चों।